तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हम क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग प्रेपरेशंस ऑफ फिनॉल्स। तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर हमने क्या किया था कि बेंजीन को ट्रीट किया था और उसकी सल्फोनेशन की थी। तो सल्फोनेशन के साथ हमारे पास बेंजीन का सल्फोनिक कंपाउंड बन गया। उसके बाद हमने NaOH को यूज किया, सोडियम बेंजीन सल्फेट बन गया। और उसके बाद हमने मॉल्टन NaOH। तो यहाँ पे फ्यूजन जो था बच्चे, फ्यूजन यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि उसको हमने पिघला दिया। तो अगर हम पिघला के यूज करेंगे तो उसको हम फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। तो फ्यूजन की, और ये कितने टेम्परेचर पे थी? एट 573 केल्विन टू हमारे पास टेम्परेचर था 6 to 3 केल्विन। तो नियर अबाउट आप कह सकते हो कि 550 केल्विन से टेम्परेचर अबव होगा। और उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था, दैट इज, हमारे पास यहाँ पे ये लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा, लेकिन आप इसको याद रख लोगे तो आपको दूसरे प्रोडक्ट बनाने में इजी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम का फिनॉक्साइड बन गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास फिनॉक्साइड आयन भी होता है। फिनॉक्साइड मतलब कि ये मैंने ऊपर बनाया हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज फिनॉक्साइड है। तो जैसे ही हमारे पास इस तरीके का सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, तो कुछ ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब सिर्फ हमें आयन एक्सचेंज करना है और हमारे पास फिनॉल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम HCl यूज कर रहे हैं ताकि इसके पॉजिटिव को हम Na से रिप्लेस कर सके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? वी विल गेट, यहाँ पे हमारे पास फिनॉल बन जाएगा कि हमने फिनॉल की प्रेपरेशन कर ली। दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप सिंपल प्रोसेसेस को भी लिख सकते हो। तो सिंपल प्रोसेसेस भी हम आगे यूज कर लेंगे। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ तक समझ आए या एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो? I got it, sir. गॉट इट। सिंपल है प्रोसेस बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ बेंजीन का सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड। तो जो भी H+ देगा बच्चे उसको हम एसिड ही कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेस हमारे लिए सिंपल है। अब के हमारे नेक्स्ट जो जितने भी प्रोसेसेस हैं बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट, तो सॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि डाइएजोनियम क्लोराइड को यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइएजो कंपाउंड किसको कह रहे हैं, जहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है कि N2 पॉजिटिव होता है, तो इसको डाइएजो कंपाउंड बोल देते हैं हम, जहां पे N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर इसके साथ Cl नेगेटिव जुड़ गया तो ये हमारे पास डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे देखो बच्चे, ये पहले ही सॉल्ट था, ठीक है। आपको इसको सिर्फ और सिर्फ वाटर देना है, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा वार्म कर देना है। तो जैसे ही आप वार्म करोगे तो यू विल गेट फिनॉल। तो ये बहुत इजी था प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रख लेना कि हम डाइएजोनियम क्लोराइड से इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसकी? फिनॉल की, इजीली। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़े बाय प्रोडक्ट भी निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें HCl भी मिलेगा, एसिड भी मिलेगा, ठीक है। और फिनॉल, फिनॉल भी वैसे एसिडिक ही होती है बच्चे। जैसे हम प्रॉपर्टीज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहले हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स को इसी के एसिडिक नेचर की डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल के अंदर, ठीक है बच्चे। ये रिएक्शन समझ में आ गया? तो ये सबसे सिंपल है, डायजोनियम क्लोराइड लो, वाटर डालो और वार्म कर दो, ठीक है। तो इससे आपके साथ आपके पास क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो फिर हम थर्ड प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो थर्ड प्रोसेस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है बच्चे, मैं पहले आपको बता दूं क्योंकि इसकी प्रेपरेशन भी है हमें, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड काफी यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके से ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लग जाता है। तो इसको हम साइलिक एसिड कह देते हैं,
ठीक है, ये काफी स्किन के लिए यूज होता है, एंटी फंगल इसके अंदर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये घर के अंदर किसी चीज के अंदर तो होगा ही। ठीक है, अगर मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई हैं तो आपके घर में एंटी फंगल होंगी, या कुछ कॉस्मेटिक्स होती हैं तो उनके अंदर काफी यूज होता है। तो हमने क्या कहा है बच्चे, मैंने सैलिसाइलिक एसिड की बात नहीं की, इसकी बात नहीं की है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि सैलिसाइलिक एसिड ये होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि बाय decarboxylation, by decarboxylation of sodium salt of salicylic acid। ठीक है, और मैं इसके ऊपर स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप इसके स्पेलिंग को एक बार देख लेना। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो सैलिसाइलिक एसिड के सॉल्ट हैं बच्चे, सोडियम सॉल्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हमारे पास OH नहीं प्रेजेंट होगा। यहाँ पे थोड़ा फोकस करना कि ये प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी जगह सोडियम प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए मैंने आपको सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन भी की है। ठीक है, और सैलिसाइलिक एसिड का जो सॉल्ट होगा क्या होगा बच्चे, उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास OH, बाकी सब कुछ तो उसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सोडियम लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, तो इसके अंदर से कार्बोनेट को हमें रिलीज करना है। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर NaOH मतलब कि एसिडिक मीडियम डाल, सॉरी बेसिक मीडियम डाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस को यूज कर रहे हो, और यहाँ पे हम कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये भी बेस का ही काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके अंदर जैसे आप वाटर को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएंगे, CaO2H2। तो ये हम लिख सकते हैं CaOH ट्वाइस। तो मेटल के ऑक्साइड्स भी हमारे पास यहाँ पे किस चीज का काम कर रहे हैं, वो भी बेस का ही काम करते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्लास हम डिफरेंट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या हुआ, Na2CO3 बाहर आ गया। ठीक है, Na2C बाहर आ गया, और हमने हमारे पास क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। तो अब जब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है तो बच्चे फिर तो हमारे पास, और यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूं Na2CO3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन की थी तो कार्बोनेट ये रहा। ठीक है, ये निकल रहा है। तो अब हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, तो हमने पहले प्रोसेस के अंदर भी क्या किया था, देखो आप, पहले प्रोसेस के अंदर भी जैसे ही हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन गया था, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया था, तो उसके अंदर हमने H+ को दिया और हमारे पास फिनॉल की प्रेपरेशन हो गई। तो अब भी हम वही करेंगे। तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड की प्रेपरेशन हो गई है। ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड को आप H+ दे दो। ठीक है, और H+ की जगह पे आप HCl लिख सकते हो। ठीक है, H+ लिख दोगे तब भी ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल गेट फिनॉल। तो फिनॉल की प्रेपरेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे किस चीज की प्रेपरेशन होगी, फिनॉल की। तो ये क्या था बच्चे, ये हमारे पास था सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक बच्चे। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बच्चे। पहली प्रेपरेशन थोड़ी सी मुश्किल थी। ठीक है, पहली प्रेपरेशन हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट थी। और फिनॉल्स की एक दो प्रेपरेशन जो इजी इजी है वो याद कर लेना बस। ठीक है, इजी इजी याद कर लेना। एक तो आप डायएजो कंपाउंड से याद कर लेना, और एक ही ये वाली याद कर लेना। ठीक है, तो हमारे लिए तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम कर सकते हैं, फोर्थ टाइप की प्रेपरेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को भी यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को किस तरीके से यूज करेंगे कि हम ऑक्सीजन के बबल्स को लेते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स को लेते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स को आर पास्ट थ्रू, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, आर पास्ट थ्रू
आर पास थ्रू ईथर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एंड फिनाइल भी लिख देते हैं यहाँ पे, आपको पता चलेगा। फिनाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है बच्चे। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक तरीके का ईथर, ईथर सॉल्यूशन मतलब कि हम ईथर की प्रेजेंस के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे जब भी रिएक्टिव मेटल्स को यूज करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमें उनकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ईथर सॉल्यूशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ईथर को यूज करेंगे। मैग्नीशियम ब्रोमाइड फ्रॉम कंपाउंड्स, compound which upon hydrolysis, hydrolysis with dilute mineral acid, तो यहां पे आप मिनरल एसिड लिख लो या आप लिख लो इनऑर्गेनिक एसिड। तो कौन सी होंगे मिनरल एसिड बच्चे, इनके एग्जांपल्स कौन सी होंगी? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, दीज आर एटसेट्रा, जो भी हम इनऑर्गेनिक वे के साथ हम बना रहे हैं। तो जैसे ही हम उनके साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, वी विल गेट फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं गिव्स फिनॉल, फिनॉल की प्रेपरेशन हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या है बच्चे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन बबल्स को पास कर रहे हैं, कहां से पास कर रहे हैं, ईथर की प्रेजेंस के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, वही तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमारे पास होगा क्या कि हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं जिसके अंदर आर जो है हमारे पास वो एक फिनाइल है। ठीक है, आर की जगह, और हमने क्या कहा था, Mg के साथ Br ले रहे हैं। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX, तो आर की जगह पे हमने फिनाइल ग्रुप ले लिया, मैग्नीशियम एज सच लिया, और एक्स की जगह पे हमने ब्रोमाइड ले लिया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ले लिया, और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बबल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि ईथर सॉल्यूशन, तो ईथर सॉल्यूशन एंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऊपर देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ईथर का यूज करेंगे, ईथर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ड्राई ईथर ले लो, ड्राई ईथर को यूज करते थे हम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, फेनॉक्साइड के साथ हमारे पास MgBr लग जाएगा। तो हमारे पास ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो अब हमारे पास फेनॉक्साइड आयन बन गया है बच्चे, तो इजीली हम इस पॉजिटिव को यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। तो ये हमें पता है कि H+ दो या वाटर डाल दो, तो वाटर की भी तो प्रोटोनेशन ही कर रहे हैं हम। वाटर के अंदर क्या होगा, H+ भी प्रोटॉन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास फिनॉल की प्रेपरेशन हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंगनीज, मैंगनीज का यहाँ पे बेसिक ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, मैंगनीज का यहाँ पे बेसिक ब्रोमाइड बन जाता है। ठीक है, ये थी बच्चे हमारे पास 4 प्रेपरेशन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा, ये तो नॉर्मल प्रेपरेशंस थी। उसके बाद हम कमर्शियल प्रेपरेशन की बात करते हैं, और कमर्शियल प्रेपरेशंस आपने पहले भी स्टडी की होंगी। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके, तो इसके बाद, ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि कॉमर्शियल प्रिपरेशन की बात करते हैं, जहां पे लार्ज स्केल के अंदर हम इनको फॉर्म कर सकते हैं। कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम फिनॉल के अंदर बच्चे, ये हमने फिनॉल्स अराइल हैलाइड के अंदर भी हमने, यहाँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के अंदर भी स्टडी किया था। तो पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज फ्रॉम फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डाउज प्रोसेस। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, डाउज प्रोसेस। ठीक है, ये हमने हेलो एल्केन के अंदर स्टडी किया हुआ है। आवाज आ रही है बच्चे मेरी? यस सर। Yes. ओके,
ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसके अंदर हम क्लोरोबेंजीन इज हीटेड, ठीक है, हीटेड विद 10% एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि पानी की मात्रा और NaOH का तो आपको पता ही है, NaOH हमारे पास 10% होगा और बाकी हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। तो ये किस टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे, एट अबाउट अबाउट 623 केल्विन टेम्परेचर पे। ये वही टेम्परेचर है बच्चे जो हमने सबसे पहले यूज किया था, सबसे पहले हमने यही टेम्परेचर यूज किया था। आप देखो सबसे पहले प्रेपरेशन के अंदर ये देखो 623 टेम्परेचर है, यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर हमने लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास फिनॉल की प्रेपरेशन के लिए कुछ टेम्परेचर हाई लग रहा है, ठीक है, हाई लग रहा है। तो हमारे पास 623 केल्विन टेम्परेचर है, और यहाँ पे हम अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रख रहे हैं, ठीक है, 300 प्रेशर रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रख रहे हैं। बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। ओके। तो 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑफ कॉपर सॉल्ट, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। तो इसके बाद हम किससे ट्रीट करेंगे इसको, डाइल्यूट HCl से। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को हम लेंगे, तो क्लोरोबेंजीन के साथ हम क्या कर रहे हैं कि 10% एक्वस NaOH सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम NaOH सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो भी एक्वस, और यहाँ पे 10% लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर रहे थे हम, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हम इसको यहाँ पे हीट कर रहे थे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, वी विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। तो जैसे हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, तो अब तो हमें पता ही है बच्चे क्या करना है, अब इसकी एसिडिफिकेशन कर दो, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड जैसे ही बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड से तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो बच्चे आप सीधा लिख दो सोडियम फिनॉक्साइड को यूज करो और उसकी एसिडिफिकेशन करो, और उसके बाद आपको आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, यू विल गेट अल्कोहल, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको फिनॉल ही बनाना आ रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल, तो आप ये भी लिख सकते हो, और यहाँ भी सीधा सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड से लिख दो अगर कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इसकी आप एसिडिफिकेशन कर दो, तो आपके पास क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl लिखा था, तो हम डाइल्यूट HCl ही ले लेते हैं। मतलब H+ कहाँ से आ रहा है, HCl से आ रहा है, वो भी डाइल्यूट, ठीक है। अगर आप अकेला H+ लिख दोगे तब भी ठीक है। तो हमारे पास बन क्या गया बच्चे, यहाँ पे वी विल गेट फिनॉल। तो ये सोडियम को H+ रिप्लेस कर देगा, ठीक है बच्चे। यस सर। ओके। ये थोड़ी सी बच्चे टफ हैं प्रेपरेशंस, ठीक है। और ये मैंने बुक से जो प्रेपरेशंस थी वही ली हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब हमारे पास जैसे सेकंड कमर्शियल प्रेपरेशन की बात करते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर्टीज आएंगी तो उनके अंदर बहुत मैकेनिज्म लगेगा बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे एक दो फिनॉल की प्रेपरेशन याद कर लो, एक आप कर लो कमर्शियल प्रेपरेशन और एक आप नॉर्मल याद कर लो, ठीक है। जैसे डायजोनियम क्लोराइड से हम बना रहे थे, वो तो बहुत ही सिंपल था कि वाटर डालो और थोड़ा वार्म करो और फिनॉल तैयार, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अब हम फ्रॉम क्यूमीन भी करते हैं। तो क्यूमीन किसको कह रहे हैं बच्चे, क्यूमीन हमारे पास क्या होती है, कई कुमीन कह देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है,
ये होता है बेंजल, ठीक है, बेंजल कंडीशन है। तो बेंजल कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को डालो, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक पर ऑक्साइड बन जाएगा, पर ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे इस तरीके की प्रेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो H था, यहाँ पे इस पे फोकस करना, यहाँ पे इसके साथ ये चेन लग गई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। फिर हमारे पास यहाँ पे क्यूमीन का क्यूमीन का हाइड्रो पर ऑक्साइड बन गया, हाइड्रो पर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है बच्चे, हम इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हम यहाँ पे H+ लगा देते हैं, तो हमारे पास एक तो आ जाएगी फिनॉल। मैं इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे कीटोन बन जाता है। तो आप इसको कीटोन की प्रेपरेशन के अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक तो फिनॉल बन रहा है और एक हमारे पास कीटोन बन रहा है, दोनों की प्रेपरेशन हो रही है। तो इस तरीके से कंप्लीट आप लिख सकते हो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई के अंदर रिएक्शंस है फिनॉल्स के लिए, वही आप करना प्रिपरेशंस, ठीक है। ये तो मैंने सारी लिख दी। और यहाँ से वैसे तो हम डाउस प्रोसेस तो हमने पहले भी कवर किया हुआ था, ठीक है। एक और प्रोसेस हमने पहले कवर किया था, दैट इज रास्टिक प्रोसेस, ठीक है। लास्ट में हमने कवर किया था एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, ठीक है बच्चे, यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। ओके। तो आप प्रेपरेशंस उतनी करना जितनी सीबीएसई के हिसाब से करना, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये कौन सी प्रिपरेशन हो जाएगी, सेकंड, और उसके बाद थर्ड प्रिपरेशन आ जाएगी कॉमर्शियल। थर्ड आ जाएगी फ्रॉम बेंजीन। तो स्टार्टिंग में भी हमने सबसे पहली प्रिपरेशन भी बेंजीन से की थी, तो इसका नाम है रास्टिक प्रोसेस, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। या आप इसको प्रोसेस लिख दो या आप इसको मेथड लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कॉमर्शियल स्केल पे, तो इस मेथड को यूज कर रहे हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये दो जगह पे आ रहा है बच्चे, फिनॉल्स की प्रेपरेशन के अंदर भी आ रहा है और एल्काइल हैलाइड्स के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और डाउस प्रोसेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो फिनॉल्स के अंदर भी आ रहा है और वो हमें एल्का हेलोअरीन्स और हेलोएल्कीन्स के अंदर भी देखने को मिल रहा था। तो जो टॉपिक दो चैप्टर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम किस तरीके से करते हैं कि हम वेपर्स को यूज करते हैं, वेपर्स ऑफ HCl। तो HCl तो आपको पहले है कि हम लिक्विड कंडीशन के अंदर इतनी देर रख भी नहीं सकते, तो HCl तो वेपर कंडीशन के अंदर ही होता है, ठीक है। आर पास्ट ओवर बेंजीन। तो यहां से हम पास कर रहे हैं इसको बेंजीन के ऊपर से, बेंजीन एट 500 केल्विन। तो मैंने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा बच्चे टेम्परेचर कितना है, तो अबव 500 केल्विन लिख दो आंखें बंद करके, ठीक है, अबव 500 केल्विन लिख दो, ठीक है। इन ओके सर। प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी बच्चे, यस सर। ओके। ओके। तो यहाँ पे हम CuCl2 को यूज कर रहे हैं। तो ये आपको पता ही है बच्चे कि हमने जब वहां पे भी किया था रास्टिक प्रोसेस पहले भी, तो हमने यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है और इसको हम कुप्रिक कहते हैं, कुप्रिक, ठीक है। तो कुप्रिक क्लोराइड है, ठीक है। और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो इसका मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ FeCl3, क्योंकि यहाँ पे ये +3, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे थे। तो अगर ये Cu+ होता यहाँ पे, तो हम क्या कहते कि इसको कुप्रस कहते, तो फिर Cl2 नहीं लगते, फिर अकेला एक ही Cl लगता। तो यहाँ पे हमारे पास FeCl3 था तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये Fe2+ होता तो फिर हम इसको फेरस बोलते, अब इसको हम फेरिक क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह ये काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सेस ऑफ एयर, तो एयर भी हम एक्सेस दे रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेपर्स ऑफ HCl को पास कर रहे हैं बेंजीन के ऊपर से इतने टेम्परेचर पे
कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम, या तो ये या ये यूज कर रहे हैं CuCl2 और हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर है, हम इससे क्या कर रहे हैं, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बन गई हमारे पास। एंड क्लोरोबेंजीन को बच्चे हम फिर से एक नए तरीके से यूज करते हैं। तो हमारे पास रास्टिक मेथड जो था ना बच्चे, वो यहीं तक था। ठीक है, रास्टिक प्रोसेस मेथड जो था, हमने जो हेलो एल्केन हेलो अरीन्स के अंदर स्टडी किया था, वो यहीं तक था, यहीं तक। ठीक है, लेकिन अब आगे फर्दर हम इस मेथड को यूज करते हुए किस तरीके से, तो अब जो क्लोरोबेंजीन है बच्चे, क्लोरोबेंजीन है, उसको हम एट 800 केल्विन टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं। मतलब कि जो पहले चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था, उससे थोड़ा आगे निकल गए हम। ठीक है, 800 केल्विन टेम्परेचर पे, इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका। सिलिका की प्रेजेंस मतलब SiO2 को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, कैटलिस्ट। ठीक है, सिलिका कैटलिस्ट है, गिव्स फिनॉल, गिव्स फिनॉल। तो हमने थोड़ा सा ये स्टेप जो था, ये हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम रास्टिक मेथड कहते हैं, प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल बाय रास्टिक मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि इस रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, कि हमने दो बेंजीन ले लिए, ठीक है, और HCl ले लिया। ठीक है, HCl के वेपर्स को यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपको वेपर्स मेंशन करना है तो वेपर्स भी लिख दो, लेकिन टीचर को पता ही होता है कि ये वेपर्स के अंदर ही होगा। ठीक है, और एक्सेस ऑफ एयर भी ले रहे थे। ठीक है, यही देखो, यहाँ पे हम कह रहे थे कि एक्सेस ऑफ एयर है। ठीक है, तो O2 लगा दो। यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट कौन से थे, CuCl2 और FeCl3। ठीक है, और 500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हम ये रिएक्शन कर रहे थे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 500 केल्विन टेम्परेचर, ये कैटलिस्ट थे। ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर थी, HCl को हमने पास किया था ओवर बेन। ठीक है, मैं ओवर को भी साथ ले लेता हूँ। एंड हमारे पास क्या बन गई थी, क्लोरोबेंजीन। तो अब आपको क्लोरोबेंजीन बना देनी है आगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब हम फर्दर क्या कर रहे हैं बच्चे, फर्दर क्या कर रहे थे, इसके साथ क्या ऐड होता। ठीक है, इसके साथ ये प्रोसेस ऐड था, क्लोरोबेंजीन को अब हम सिलिका, जो कि कैटलिस्ट का काम कर रही है, 800 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले ली। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को फर्दर, अब जो यहां से निकली थी, यहाँ पे दो मोल्स निकलेगी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे दो एरोमेटिक रिंग्स हैं, मतलब दो बेंजीन है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, उसके अंदर से एक क्लोरोबेंजीन लो। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस के अंदर हमने क्या किया, उसको SiO2 लिया कैटलिस्ट, और 800 केल्विन टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गई, हमारे पास यहाँ पे फिनॉल बन गई और साथ में HCl आ गया। तो ये हमारे पास फिनॉल की प्रेपरेशन होगी, एंड दिस इज द लास्ट प्रेपरेशन। ठीक है बच्चे, ओके सर। तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं आपको, हम कुछ क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, और ये भी मैंने क्वेश्चंस बुक बुक के अंदर से लिए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल करो आप। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। तो इसका मतलब क्या है कि ब्यूटेन वन ऑल की कैटालाइटिक रिडक्शन करनी है। तो आपको पता ही है बच्चे, कैटालाइटिक रिडक्शन बताई है मैंने, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बताई है मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरह, एंड ब्यूटेनॉल नहीं होगा, ब्यूटेनल होगा, क्योंकि हम ब्यूटेनल। ठीक है, एल्डिहाइड है ये। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा बच्चे, हाइड्रेशन हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। ठीक है, ये ईन है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को स्टडी करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप रिडक्शन को स्टडी करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड की रिडक्शन का। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे? थर्ड क्वेश्चन है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन reacts with Grignard reagent। इस तरीके के हमारे सामने क्वेश्चन आ गए। तो अब हम एक बार सेल्फ रिवाइज करते हैं कि ये हमें पता भी है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि बच्चे पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। तो ब्यूटेन वन अल का क्या मतलब होगा? और एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है बच्चे ये टर्मिनल पे ही होता है, ठीक है, ये पता है ना आपको। कीटोन ग्रुप अंदर हो सकता है लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा लास्ट कार्बन या फर्स्ट कार्बन पे ही होगा, ठीक है। ओके पता सर। है इस, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे एल्डिहाइड लगा ही नहीं ना सकते बीच में। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से ओ लगा रहे हो और यहाँ पे एच लगा रहे हो तो हमारे पास इस कार्बन की वैलेंसी अब 5 हो गई, कभी भी नहीं लग सकता। यहाँ पे वो लग सकता है इस तरीके से। तो या तो इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज याद रखना। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन पे ही होता है, ठीक है। तो ये अगर आप +1 की क्लासेस देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पहले प्रोसेस की बात करते हैं ब्यूटेनल की। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करो। तो इसका मतलब हमारे पास वो कहना चाह रहे हैं कि ब्यूटन मतलब 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंडीशन ये है, ठीक है। तो अब हमें उन्होंने क्या कहा है कि दिस इज ब्यूटेन अल, ठीक है। तो कैटालाइटिक रिडक्शन करनी है, कैटालाइटिक रिडक्शन। तो कैटालाइटिक रिडक्शन क्या करते थे? हम सिंपल कैटलिस्ट का यूज करते थे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे हमने निकल को यूज किया था ज्यादातर, हमारे जितने भी रिएक्शंस थे उनके अंदर हम निकल को यूज कर रहे थे, निकल को यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहां भी आप निकल को यूज करो और साथ में हाइड्रोजन गैस डाल दो, ठीक है। तो अब हमारे पास कैटालाइटिक रिडक्शन हो जाएगी। तो आपको पता ही है बच्चे, हाइड्रोजन तो यहाँ पे किस तरीके से काम करेगी, तो आपने मैकेनिज्म तो देखी ही है। तो जैसे अटैकिंग रिएजेंट आएगा ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके अंदर से जो H- निकल रहा है वो जाके कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। बाद में और रिडक्शन होगी तो H+, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एल्कोहल बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मैं इसको रेड से ही लिख देता हूँ। CH3, CH2, एंड मैं OH को ऊपर लगा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत होना। नहीं तो OH यहां भी लग सकती थी, इस साइड पे भी लग सकती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, प्राइमरी एल्कोहल। तो हमने कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल कर दी। तो वो क्वेश्चन के अंदर कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके। तो सेकंड प्रोसेस को देखते हैं हम, प्रोप इन को बनाते हैं। तो प्रोप इन का मतलब ये है, तो वैसे तो प्रोप इन के अंदर जहां मर्जी डबल बॉन्ड लगा सकते हो आप, तब भी प्रोप इन ही रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे कोई मैटर नहीं मतलब कि क्योंकि हमारे पास 3 तो कार्बन एटम्स हैं, ये देखो 3 तो कार्बन एटम्स है, चाहे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं लगाना तो यहाँ लगा दो, दूसरी तरफ लगा दो, तो पहली पोजीशन पे रहेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो प्रोप इन है, तो अब हम इनकी फ्री वैलेंसीज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे CH2 लगेगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब ये है, यहाँ पे वाटर डाल दो। और हमने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब यहाँ पे H+ डाल दो। तो अब होगा क्या बच्चे, आप देखो, जब आप वाटर और H+ को डाल रहे हो तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमने कोई पेरोक्साइड नहीं यूज किया। तो फायदा होगा तो किसका होगा, अमीर का या गरीब का? गरीब का। अरे अमीर का बच्चे, उल्टा मत चलो ना। ओके। फायदा होगा, एंड हाँ, अगर बेनिफिट मिलेगा तो वो अमीर को मिलेगा। तो अमीर कौन है, ये रहा। और गरीब कौन है, ये बेचारा। तो ये जो डबल बॉन्ड था ये इसकी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रेड से लिख रहा हूं, CH3, CH2, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो तरीके के आ गया, और इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो था वो HOH था, तो ये नेगेटिव पार्ट जाके इससे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे? सिंपल सा, अब तो प्रोडक्ट बन ही गया हमारे पास। कार्बोकेटायन भी यही स्टेबल था, क्योंकि अगर हम पेरोक्साइड को यूज करेंगे, इसको प्रोटोनेटेड हाइड्रेशन भी कह सकते हैं हम इसको। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रोटोनेटेड हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, प्रोटोनेटेड हाइड्रेशन, क्योंकि प्रोटॉन भी यूज हो रहा है और हाइड्रेशन भी हो रही है। तो हमारे पास क्या हुआ, CH3CH, और यहाँ पे OH जुड़ गया और यहाँ पे CH3 आ गया। तो वी गेट विच टाइप ऑफ एल्कोहल, इनके नोमेनक्लेचर तो आप कर ही लोगे, ठीक है, नेम तो लिख ही सकते हो बच्चे, प्रोपेन टू ऑल लिख दोगे, ठीक है। फिर हमारे पास यस, ये समझ आया बच्चे? पॉइंट यहाँ यस पे सर। मेरा, ओके, मेरा यही कहने का मतलब था कि आपको स्ट्रक्चर जरूर फॉर्म करने हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म किए, जो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है लिख दो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोपेनोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो प्रोप हम यूज किसके लिए कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? 3 के लिए, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज प्रोपेनोन। क्योंकि कीटोन ग्रुप को आप टर्मिनल पे नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप देखो, मैं ना सीधा लिखता हूं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाता, नहीं तो आपको समझ नहीं लगेगा, ठीक है। मान लो कि मैं इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, और मुझे अब यहाँ भी तो R चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे R लगाऊंगा, या यहाँ पे लगा रहा हूं O, और यहाँ पे मैंने R लगा दिया, तो मेरे पास तो लंबा कीटोन हो गया ना। मुझे चाहिए 3 कार्बन एटम्स ही, क्योंकि प्रॉप वर्ड किसके लिए है? वर्ड रूट इज फॉर 3 कार्बन एटम्स। तो इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यही बना सकता था जो मैंने बनाया है, ठीक है। समझ में आया बच्चे बात? यस सर। क्योंकि अगर मैं इस कार्बन के ऊपर लगाना शुरू करूंगा ना, मतलब कि इस कार्बन के ऊपर लगाना शुरू करूंगा, तो मेरे पास फिर एल्काइल ग्रुप और लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोनिल के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो अगर मैंने एल्काइल ग्रुप और लगा दिया, तो मेरे पास प्रॉप से बढ़ के ब्यूट की चेन हो जाएगी, ठीक है, कार्बन एटम्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब प्रोपेनोन है, तो इसका रिएक्शन हम किससे कर रहे थे बच्चे? CH3 MgBr से कर रहे थे। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या था? प्रोपेनोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जल्दी कर लेते हैं, क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके बाद हमारे पास बन जाएगा CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 जाके जुड़ गया, और MgBr इसके साथ जुड़ेंगे। और आप इसको अगर वाटर दे देते हो, ठीक है, और थोड़ी सी एसिडिफिकेशन उसकी कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट एल्कोहल। ये हमने पहले किए हुए हैं रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। समझ में आई बात बच्चे, किस तरीके से हम रिएक्शंस को करते हैं? यस मेरी सर। आवाज आ रही? ठीक है। तो देखो, प्रोपेनोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो कल हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, कि कल की क्लास के अंदर हम कुछ